हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? भाई सुन पा रहे हो क्या? सुन पा रहे हो? देख पा रहे हो? यस या नो? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मंथन 1.0, मंथन 2.0, दोनों बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, देखो आज की जो स्ट्रेटेजी है ना, मैं सच कह रहा हूं ये, मतलब अगर तुमने फॉलो कर ली इसको, मैं खाली नीट के लिए नहीं बात कर रहा, ये वो स्ट्रेटेजी है जो नीट में भी काम आने वाली है और फ्यूचर में तुम जब एमबीबीएस करोगे और पीजी करोगे वहां पर भी काम आने वाली है। ठीक है, मतलब एक एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जो आपको कभी मतलब पीछे नहीं छोड़ेगी, आपको हर स्टेप पर आगे रखेगी। मैं बहुत कम टाइम के अंदर क्लियर करना चाहता हूं बेटा। हाँ बेटा यूपीएससी में भी आएगी क्या? भाई भाई अभी तो तुम्हारे लिए यूपीएससी नहीं है, तुम्हारे लिए दो चीजें हैं। नीट का एग्जाम, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, और पीजी का एग्जाम ग्रेजुएट। ठीक है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके संग यूज करेगी। मतलब प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट मतलब अप्लाइड बात करूंगा। अगर तुमने इसको फॉलो किया, मैं सच में कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा, बिल्कुल अप्लाइड बात करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा। और अगर, क्योंकि ये तुम गलतियां करोगे, ये गलतियां तुम करने वाले हो, अब वो गलतियां तुम्हें मुझे मुझे रोकनी है कि तुम ये गलतियां ना करो। तुमने अगर इनको रोक लिया और इस चीज को फॉलो कर लिया, मैं सच कह रहा हूं, तुम हर टेस्ट के अंदर अपने मार्क्स देखना ना, तुम्हारे सुपर लेवल पर जाए तो मुझे बताना। ठीक है, टेस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, रिवीजन ये चुटकियों में होगा। पूरी जूलॉजी का रिवीजन तुम मात्र मात्र 8 से 10 घंटे के अंदर बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। मैं बात पूरी जूलॉजी की बात कर रहा हूं, पूरी बॉटनी की बात कर रहा हूं, पूरी बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे ना मेरी बात? सेम इसी चीज को अगर तुम अप्लाई करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो सेम वो चीज वहां पर भी लागू होगी। कई बच्चे सुने आपने, एक बच्चा था, जब मुझसे मिला, मैं जो भी आज बातें करूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल। जो बच्चे टॉपर्स हैं, ठीक है, उन्होंने इस चीज को फॉलो किया है तभी वो आज यहां पर हैं। ठीक है, एक बच्चा था, उसने लगभग 25,000 क्वेश्चन की एक बुक थी। ठीक है, तो उसने, मैंने कहा कि बेटा तूने 25,000 क्वेश्चन की बुक पूरी कर ली? हाँ कर ली। एग्जाम से पहले सर मैंने उसको 25 बार रिवाइज कर लिया। उस 25,000 क्वेश्चन की बुक को आप 20 से 25 बार रिवाइज कैसे कर सकते हो? मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो। ठीक है, हार्डली एक दिन भी ज्यादा बोल गया मैं, एक दिन में 25,000 क्वेश्चंस की बुक को आप 20 से 25 बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा बहुत प्लान्ड वे में है, बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहा हूं मैं, थोड़ा समझना इस चीज को। और लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करूंगा, यानी लास्ट में जब आप टेस्ट देने जाओगे तब एक्चुअल में आपने जो एक्सरसाइज की है, समझ रहे हो, रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो की है, वो कैसे आपकी हेल्प करने वाली है, वो लास्ट स्लाइड में आएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो बहुत सही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक, बिल्कुल सबसे पहले, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, ठीक है, अगर मैं बच्चे को पढ़ाता हूं कोई चैप्टर, मान लो अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर है जो मैं लगभग 10 टॉपिक है उस चैप्टर के अंदर, ठीक है, मैं लगभग 5 दिन में कराता हूं, लगभग 5 दिन के अंदर उस चैप्टर को खत्म कराऊंगा। कोई भी चैप्टर उठा लो, जैसे आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा, तो मैंने लगभग 5 लेक्चर लिए उसके अंदर, तो 5 लेक्चर लिए तो लगभग 10 टॉपिक होंगे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, समझना बहुत अच्छी तरीके से, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर इस चैप्टर के अंदर 10 टॉपिक हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक शेड्यूल बनाओगे, ठीक है, यार मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें इतने टॉपिक हैं, ठीक है, लगभग सर ने इतने लेक्चर के अंदर करा देना है, क्योंकि प्लानर आपको मिला हुआ है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यही एग्जाम्पल फॉलो करना है हर सब्जेक्ट पर, पहली स्ट्रेटेजी। ठीक है, आज मैंने आपको पूरे 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर एनसीईआरटी के खूब मेहनत करूंगा, 2 पैरा कंसेप्चुअल विद नोट्स मैं आपको करा पाऊंगा, हार्डली 2 पैरा। तो मैंने आपको पहले दिन इन 10 टॉपिक में से ओनली 2 टॉपिक कवर किए हैं, समझना मेरी बात, 1 मिनट। ठीक है, इस 10 टॉपिक में से मैंने आपको एनसीईआरटी के हार्डली 2 टॉपिक कवर किए हैं, 1 मिनट बस। ठीक है, तो आज मैंने आपको एनसीईआरटी के 2 टॉपिक एकदम बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिए। आज 2 टॉपिक मैंने आपके एकदम सुपर तरीके से करा दिए, प्रॉपर नोट्स बनवाए हैं आपको एनसीईआरटी के मैंने, ठीक है, प्रॉपर फ्लो डायग्राम बनवाए हैं, प्रॉपर तरीके से समझाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया 2 टॉपिक की। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ लिया। और होमवर्क में मैंने क्या दिया कि बेटा आज मैंने 2 टॉपिक करा दिए, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। आपने सिर्फ 2 पैरा
समझना मेरी बात। अगला दिन आएगा, अगला दिन मैं आपको 2 पैरा और कराऊंगा, तब आपको क्या करना है, जो 2 पैरा मैंने करा दिए वो करने हैं, प्लस जो पास्ट में मैंने कराए थे, पास्ट, समझना मेरी बात, पास्ट के 2 पैरा और आपको एक बार रीड करने हैं, हार्डली 10 मिनट लगेंगे। ये छोटे छोटे एटॉमिक रिवीजन की हैबिट्स बता रहा हूं, ये छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स आपको एक सुपर लेवल पर ना लेके जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। आप अपने 2 पैरा किए थे पास्ट, समझना, पास्ट के 2 पैरा आपने और रिवाइज कर लिए, आप समझना मेरी बात। अभी बता रहा हूं, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझो। अगला मैं आपको बताऊंगा कि आज देखो, आज मेनली क्या है, आप, एक बच्चा कह रहा है वेयर इज द लेक्चर प्लानर, तुम गधे हो यार, लेक्चर प्लानर यहां देखने आए हो या एक्चुअल में आपको कैसे पूरा का पूरा रिवाइज करना है, पहले वो स्ट्रेटेजी समझो जो हर सब्जेक्ट पे लगेगी। खाली जियोलॉजी की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल बात करने आया हूं, ठीक है। तो आपने 2 पैरा आज कराए और पास्ट के 2 पैरा किए, अगले दिन आप क्या करोगे, मैं नए 2 पैरा कराऊंगा, तो पास्ट के कितने पैरा होंगे आपके पास, 4, ठीक है। अगले दिन मैं आपको 2 पैरा और कराने वाला हूं, तो पास्ट के कितने पैरा हो जाएंगे, 6। अगले दिन 2 पैरा में और कराऊंगा, तो पास्ट के कितने पैरा हो जाएंगे टोटल आपके, 8। तो टोटल आपने कितने पैरा कर लिया, आपने 10 टॉपिक को कवर कर लिया आपने। एनसीईआरटी के दिन कितने लगे, 5। तो एक्चुअल में अगर आपने ईमानदारी से चीज को फॉलो किया है तो एनसीईआरटी को आप 5 टाइम आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। 5 टाइम्स आप एनसीईआरटी का रिवीजन कर चुके हो, 5 बार मेरे साथ साथ, करंट के साथ मैं चल रहा हूं, साथ साथ पढ़ा रहा हूं, बॉटनी चल रही है साथ साथ आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स चल रही है साथ साथ आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री चल रही है साथ साथ आप पढ़ रहे हो, साथ साथ पढ़ते पढ़ते आप 5 बार रिवीजन कर लोगे। मैं अलग से टाइम देने की बात ही नहीं कर रहा, पढ़ते पढ़ते आप 5 बार रिवीजन कर लोगे। पहली स्ट्रेटेजी समझ में आई नहीं आई, समझ में आई नहीं आई, हाँ। तो एक पहली स्ट्रेटेजी आपकी ये हो गई, समझना। मैंने आज एनसीईआरटी कराई, ठीक है, एनसीईआरटी का मैंने हार्डली 2 टॉपिक कवर कराऊंगा, एक दिन में से ज्यादा नहीं करा पाता, ठीक है। तो उन 2 टॉपिक की एनसीईआरटी, ठीक है, अगले दिन 2 प्लस पास्ट 2, अगले दिन 2 पास्ट 4, पास्ट 6, पास्ट 8, आपकी स्पीड बढ़ेगी एनसीईआरटी पढ़ने की, एनसीईआरटी लाइनें पकड़ने की स्पीड बढ़ेगी, एनसीईआरटी का फोबिया निकलेगा आपका, समझ रहे हो। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, एनसीईआरटी पर एकदम कमांड होगी। अब क्या करोगे, सर एनसीईआरटी तो कमांड कर ली, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ ली, आपने कंसेप्ट बता दिए, पर फिर भी एनसीईआरटी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब उस पर आते हैं, सेकंड स्टेप, ये पूरा पर समझोगे तभी समझ में आएगा, शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। अब जब मैं आपको कंप्लीट करा देता हूं चैप्टर, तब एनसीईआरटी में कुछ हिडन लाइंस होती हैं, हिडन लाइंस जो आप नहीं समझ पाते, ठीक है। जब मैं अच्छे से क्वेश्चन देता हूं तो वो तेरी ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि हिडन लाइन से था। तो एनसीईआरटी कुछ हिडन लाइंस होते हैं और डेटा, कुछ ऐसा डेटा होता है जो आप भूलोगे ही भूलोगे, अनमेमोरेबल डेटा। जैसे टाइम, अगर आपको कोई सन दे रखी है, ठीक है, 1950, 1966, समझना मेरी बात, 18 इतने के अंदर वो चीजें हुई, भूल जाओगे आप 100%। तो डेटा टाइम भूलोगे आप, साइंटिस्ट नेम आप भूलोगे ही भूलोगे, टिपिकल नेम, कोई भी टिपिकल नेम आ जाए, ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे आपको, ठीक है, जेनेटिकल डिसऑर्डर बताए थे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, आप भूलोगे ही भूलोगे कि भाई इसकी कमी से ये होता है, इसकी कमी से ये होता है, टिपिकल नेम आ गए, टिपिकल डिसीज आ गई, वो भूलोगे। और इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिवीजन हो रहा है, नीट में देखोगे मल्टीपल टाइम रिवीजन हो रहा है, तो ये वो डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब कैसे मैनेज करना है डेटा, अब देखो, अनमेमोरेबल डेटा, एनसीईआरटी का पहला पेज, एनसीईआरटी के पूरे पेज के अंदर जहां जहां टाइम दे रखा होगा, समझना, जहां जहां टाइम दे रखा होगा सारा टाइम लिख दो, इतने इतने के अंदर ये हुआ, इतने के अंदर ये हुआ, इतने के अंदर, बहुत ज्यादा हार्डली चीजें नहीं होंगी। साइंटिस्ट नेम की अगर मैं बात करता हूं, साइंटिस्ट नेम की अगर बात करता हूं, और एनसीईआरटी के पहले पेज में जो भी साइंटिस्ट के नेम है आप उनको मेंशन कर दोगे। एनसीईआरटी के पहले पेज में अगर कोई ऐसा डेटा है जो आप बार बार गलती कर रहे हो, बार बार भूल रहे हो, उस डेटा टिपिकल नेम को आप यहां पर क्या करना है, आपको मेंशन कर देना है, टिपिकल नेम को आपको मेंशन कर देना है। एनसीईआरटी के इस छोटे से आप एक बॉक्स बनाओगे, इसके अंदर हाँ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो काफी बार आप भूलते हो और रिपीट होती हैं, उन लाइंस के मेन पॉइंट्स को आप यहां पर मेंशन कर दोगे इसके अंदर। आप समझना मेरी बात। तो ये अनमेमोरेबल डेटा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ही स्टिकी नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, कलर्ड नोट्स बनाते हैं, उनमें उन डेटा को भर देते हैं। समझना मेरी बात। एनसीईआरटी तो आप 5 बार पढ़ चुके हो मेरे साथ साथ, उसके बाद आपने थोड़ी सी मेहनत की, एनसीईआरटी के हर पेज का वो डेटा निकाल लिया जहां आप गड़बड़ करने वाले हो, 100% गड़बड़ करने वाले हो, ठीक है।
तो आपने उस डेटा को यहां पर मेंशन कर लिया, दो सेकंड स्टेप आपका कवर हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पर मैं आ रहा हूं। थर्ड स्टेप क्या होगा, जैसे बायो में तो मैं करा रहा हूं, ठीक है, इसके अलावा कई सब्जेक्ट में हो सकता है आपको साथ मेरे मेहनत करनी पड़े, आप समझना मेरी बात, ठीक है, साथ मेहनत करनी पड़े। अगर मैं आपसे कहूं कि एनसीईआरटी के इस पूरे पैरा को मैं आपको 10 बार पढ़ा दूं, लेकिन फिर भी आप भूल जाओगे, फिर भी भूलोगे, मैं कहूं बेटा इसको फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब देखना, मैं एक पैरा उठा रहा हूं जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आप समझना अच्छी तरीके से, मैं आपके 10 से 15 मिनट लेने वाला हूं, पर इन 15-20 मिनट के अंदर आप एक्चुअल में समझ जाओगे करना क्या है, अगर थोड़ी सी भी रखते होगे तो, ठीक है। जैसे मान लो मैं पूरी लाइन यहां से पढ़ रहा हूं, उसको पूरे को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे किया है मैंने, ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द, ठीक है, डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम, यानी सारा का सारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है, न्यूरल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, न्यूरल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द, जो कहां पर है स्पेशलाइज्ड सेंटर जो कंट्रोल करता है इसको, मेडुला रीजन के अंदर, इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इट इज अ सेंटर, इट इज अ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैंने कुछ ही नहीं उठाया, मैंने सिर्फ इसी 3 लाइनों को कन्वर्ट किया है फ्लो डायग्राम के अंदर, ठीक है। यानी मेन रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन में मेन सेंटर कौन सा है, आप बोलोगे मेन प्राइमरली जो रिस्पॉन्सिबल है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मैंने कहीं से नहीं उठाया, सब बातें यही चल रही हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इट इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अनदर सेंटर, कुछ और सेंटर भी होते हैं जो पोन्स रीजन में होते हैं, ठीक है, ऑफ द ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, निमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अदर सेंटर कौन सा हो गया, निमोटैक्सिक सेंटर, इट इज अ पोन्स, ठीक है। मैं समझा रहा हूं कि वैल्यू क्या है इसकी। निमोटैक्सिक सेंटर्स को क्या बोल रहे हैं हम, पोन्स बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अदर सेंटर है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, न्यूरल सेंटर सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। एक्चुअल में अगर ये एक्टिव हो गया तो नेगेटिव सिग्नल भेजता है। नेगेटिव का मतलब है मॉडरेट करता है, एमओ को रोकता है कि भाई तू रुक, तुझे रुकना है। तो नेगेटिव इंडिकेशन क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव सिग्नल देख करके एमओ की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा है, यानी ये डिक्रीज कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, जिसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रही है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, मतलब निमोटैक्सिक सेंटर की बात कर रही है, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, यानी ये रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है, ठीक है, अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। आप समझना, रेस्पिरेटरी रेट अ कीमो, ये तो समझ में आ गया यहां पर। अब अगली बात करूंगा मैं, अ कीमो सेंसिटिव एरिया। अगला कौन सा एरिया हो गया, कीमो सेंसिटिव एरिया। कहां पर होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है, नियर द ब्रेन ही होगा, एमओ के पास ही होगा। इसमें मेनली क्या क्या चीजें होती हैं, कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क, दो चीजें होंगी, ठीक है। कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू rhythm center where is highly sensitive to CO2 and H-ion. Increase in the substance, ठीक है, can activate this center, ठीक है, अगर ये substance बढ़ेंगे तो center activate हो जाएगा, which in turn to signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process, which is the substance can eliminate, जिसकी वजह से substance को हम क्या करेंगे, eliminate करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, कहां पर है, ठीक है, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, यानी कीमो सेंसिटिव एरिया के जो रिसेप्टर हैं वो कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती है और एओर्टिक आर्क उस पर लगे होते हैं। किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, CO2 और एचाइन के लिए सेंसिटिव होते हैं। कहां पर सेंसिटिव होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए सेंसिटिव नहीं होते, एनसीईआरटी की लास्ट लाइन साफ साफ बोल रही है जो तुम छोड़ देते हो, ठीक है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेटरी रिदम इज, ठीक है, क्विट इनसिग्निफिकेंट, यानी इसका कोई रोल नहीं है। जब इस पैरा को तुम पढ़ के 10 बार जाओगे तब भी भूल सकते हो,
पर तुमने इस पैरा को सिर्फ एक फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो आपको एक तो मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़नी है, पहली बात क्लियर हो गई। 5 बार एनसीईआरटी का रिवीजन हो गया साथ साथ बिना कोई एफर्ट डाले। दूसरा, आप एनसीईआरटी के हर पेज की जो 5 डेटा मैंने बताए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो एनसीईआरटी के साथ साथ। तीसरा, ठीक है, आप इसके फ्लो डायग्राम बना रहे हो, क्योंकि हमारी अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी हमारी सिनैप्स की फॉर्म में होती है। सिनैप्स बेहतरीन तब बनता है जब आप प्रॉपर किसी फ्लो डायग्राम या डायग्राम की स्टडी करते हो। अगर आप डायरेक्ट रीडिंग करते हो किसी लंबी लंबी लाइनों की या थ्योरी की, तो वो याद नहीं रहेगी। तो आपको अगला क्या काम करना है? अपने सारे डेटा को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करना है, जो एक बेहतरीन रिवीजन स्ट्रेटेजी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल लेवल की स्ट्रेटेजी है। इसलिए इस स्ट्रेटेजी को मैंने अपने नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। जहां मैंने इंक्लूड कर रखा है ऑलरेडी है, जहां नहीं हो रहा वहां आपको करना है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, वहां ये चीज आपको अप्लाई करनी है। मैं पता है इन लाखों बच्चों में से कुछ ही बच्चे एक्चुअल में इस ट्रिक को समझ पाएंगे। जो समझ जाएंगे वो 100% अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। बाद बाकी का तो बस अपना समझ रहे हो ना मेरी बात, बतियाते रह जाएंगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 3 स्टेप मैंने बता दिए, 3 स्टेप फ्लो डायग्राम। अब अगले स्टेप पर आते हो। ठीक है, ये आप साथ साथ करते जा रहे हो। अब जब आपने अच्छे से एनसीईआरटी कर ली, सर कर ली मैंने, एनसीईआरटी के एक एक पेज की जो डेटाबेस स्टडी है आपने कर ली। डेटा, ठीक है, सन, साइंटिस्ट नेम, उसने आपने स्लिप बना करके लगा लिए, जो भूलोगे आप। ठीक है, जो भूलोगे आप 100% आपने वो भी मेंशन कर लिए। ठीक है, तीसरा, आपने एनसीईआरटी के प्रॉपर तरीके से फ्लो डायग्राम यानी शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए। एकदम क्लियर हो गया? साथ साथ करने। अब रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन कैसे फास्ट होता है, कैसे तुम 1 घंटे के अंदर कई चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, मैं वहां की बात कर रहा हूं। कैसे तुम चीजों को इजी कर सकते हो, ये सिखाना चाहता हूं मैं आपके लिए, आपको। ठीक है, जो तुम नहीं करते हो इसलिए तुम्हारा बैकलॉग लगता है, इसलिए तुम कहते हो सर रिवीजन नहीं हो रहा, बैकलॉग लग गया। सर मैं पढ़ता तो जा रहा हूं पर पिछला भूलता जा रहा हूं। देखो कैसे भूलते हो तुम, मैं देखता हूं भूलते कैसे हो तुम। ठीक है, अगला क्या आता है समझना, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई हम आपको साथ साथ, ठीक है, डीपीपी दे रहे हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस शीट भी आपको दे रहा हूं, आपको समझ रहे हो, आपको मॉड्यूल भी मिल रहा है, आप कोई ना कोई बुक भी रेफर करते हो एनसीईआरटी बेस्ड, आप क्वेश्चन लगाते हो। ठीक है, मानो एक दिन में आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने 100 किए, 100 क्वेश्चन में अगर आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है तो प्रॉब्लम एक्चुअल में कितनी में आएगी? हार्डली 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। हार्डली क्वेश्चन जो आएगी आपकी 10 क्वेश्चन में आएगी। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों आई? प्रॉब्लम आई क्यों? इतना पढ़ने के बाद प्रॉब्लम क्यों आई? कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं आप फॉर्मूला भूल रहे थे, कहीं ना कहीं अनमेमोरेबल डेटा जो होता है वो आपको कंफ्यूजन, सिली मिस्टेक क्रिएट कर रहा है। कितने क्वेश्चंस के अंदर? 10 क्वेश्चन में। तो यानी आपका अगला रिवीजन का टारगेट 100 क्वेश्चन नहीं है, आपको 100 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। जब भी टेस्ट होगा, जब भी चैप्टर रिवाइज करोगे, सिर्फ इन 10 क्वेश्चन को देखोगे 100 में से। एक अप्रोक्सीमेटली डेटा ले रहा हूं, नहीं तो 10 क्वेश्चन का भी दिक्कत नहीं आनी आपको, ये 100% मैं बोल रहा हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन रिवाइज करोगे, 100 क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर रहे हो, 90 क्वेश्चन तो आपने एक बार में कर लिए भाई, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई आपको। इन 10 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हुई, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, कंफ्यूजन हो गया, सिली मिस्टेक हो गई, कारण ये है आपके सामने। ठीक है, आप उठा करके देखोगे, एक बार क्या करोगे, एनसीईआरटी उठाओगे, उन फॉर्मूले को देखोगे, उन फॉर्मूले को शॉर्ट नोट्स में मेंशन करोगे, कोई कंसेप्ट वीक है उस शॉर्ट नोट्स में मेंशन करोगे, कोई अनमेमोरेबल डेटा है जो आपसे छूट गया है उन शॉर्ट नोट्स में, स्लिप बताया ना उसमें मेंशन करोगे। अब देखता हूं इस टेस्ट चैप्टर पे मास्टरी होती है नहीं होती। कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप। समझ में आ गया? इसलिए मैं कहता हूं खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, अगर सिलेक्शन ना हो तो मुझे बता देना। ठीक है, अब बात आती है कि वास्तव में आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं चल रहे। क्या प्रॉपर आपने 5 बार ईमानदारी से एनसीईआरटी रिवाइज की है मेरे साथ साथ? कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना, जितना मैंने कराया उसके साथ ही आपको करना है। आप समझ रहे हो? साथ चलना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारना ही नहीं है। सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, साथ साथ करना है। ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया आपने। ठीक है, अगला स्टेप भाई रिवीजन थ्रू टेस्ट।
आपका टेस्ट का सिलेबस मैंने अनाउंस कर दिया कि बेटा 5 चैप्टर या 10 चैप्टर आपके टेस्ट में आ रहे हैं। आपकी हवा निकल गई, टाए टाए ठुस, कि भाई अब क्या होगा, 10 चैप्टर रिवीजन कैसे करें। अब तुम में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से मुझे फॉलो किया था, समझ रहे हो, प्रॉपर तरीके से फॉलो किया था। जो फॉलो करेगा अब देखो वो क्या करने वाला है। 5 चैप्टर मैंने अगर दिए, एनसीईआरटी लाइंस तो उसकी क्लियर है, सर मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं एनसीईआरटी लाइन, अब मुझे दिक्कत नहीं है एनसीईआरटी लाइन से, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी लाइन से एआर बनते हैं, वो मैंने कर लिए हैं। फिर जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी तो मेरी एनसीईआरटी लाइन का रिवीजन एक बार और हो गया बेहतर तरीके से। फिर एनसीईआरटी अनमेमोरेबल डेटा, ऑलरेडी सर आपने बोला था, मैंने मेंशन किया था, मैंने प्रॉपर तरीके से उसका क्लिप बोर्ड बनाया था, उस डेटा को मेंशन किया था। जब आपने टेस्ट सिलेबस अनाउंस किया तो मुझे ये मैंने पढ़ रखा था, मुझे टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, इतने बार पढ़ चुका हूं, फटाफट पलट के मेरा हो जाता है। एनसीईआरटी अनमेमोरेबल डेटा, मेरे एनसीईआरटी के हर पेज पे छोटी छोटी स्लिप लगी हैं, जिनको रिवीजन करने में मुझे हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। फ्लो डायग्राम, सर आपने फ्लो डायग्राम शॉर्ट नोट्स इतने बेहतर तरीके से करा दिए हैं, पलटता जा रहा हूं, एकदम मेमोरी बनती जा रही है, पलटता जा रहा हूं, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्लो डायग्राम है, रीड नहीं करना, एक बार में बेहतरीन साइनेप्स बनता है। अब अनअटेम्प्ट या रॉन्ग क्वेश्चन, आपने 100 क्वेश्चन लगाए थे जिनमें 10 क्वेश्चन गलत हुए थे, मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, आप सिर्फ 10 क्वेश्चन को देखोगे, गलत हुए थे तो क्यों हुए थे, आखिर वो 10 क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर के वीक पॉइंट हैं, आपने बस वीक पॉइंट देखे, और कोई अगर टिपिकल फॉर्मूला है तो आपने एक फॉर्मूला की नोटबुक बना रखी है, उसमें फॉर्मूला को देख लिया, ठीक है। इस पूरे पार्ट को रिवाइज करने में हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। देखता हूं अब टेस्ट क्या है। टेस्ट आपका स्मॉल टारगेट है, छोटा सा टारगेट आपको मिला था, इस टारगेट को आपने एकदम देना है, क्योंकि ये टारगेट आपका रिवीजन कराने के लिए फोर्स डालेगा, रिवीजन से डरना नहीं है, क्योंकि ये आपकी तैयार है। एनसीईआरटी के आपने छोटे छोटे अनमेमोरेबल शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं, फ्लो डायग्राम आपके बने हुए हैं, शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हैं, ठीक है। अनअटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन आप लगा चुके हो, 10 क्वेश्चन है, फटाक से रिवीजन कर लेंगे, फॉर्मूला आपको देखना है, आपने ऑलरेडी उसकी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, हो गया। तो कितना टाइम लगा रिवीजन करने में, आपको 1 घंटा लगा, हार्डली 1 घंटा लगा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस चीज को अगर फॉलो कर लोगे तब देखता हूं कि अब बचता कैसे है, आप समझ में आ गया। तो डरना नहीं है, एक्चुअल में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है। तो हम टाइम टू टाइम आपका टेस्ट लेते जाएंगे। जो पहला टेस्ट है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, यहां पर आ रहा है, वहां पर साइटोलॉजी आ रही है, पूरा पूरा सेल आ रहा है आपका बॉटनी के अंदर, ऐसी फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो चीजें आ रही हैं। बस आपको तैयारी रखनी है, ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इनको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन इस चीज को फॉलो करना है। ऐसे टेस्ट आपके होते जाएंगे और क्विक रिवीजन होता जाएगा, मैं सच कह रहा हूं। इससे बेहतरीन रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं हो सकती अगर आप जरा भी समझदार हो, या आप समझ पा रहे हो मेरी बात, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, यस या नो, ठीक है। और ध्यान रखना जितने भी नोट्स बनाओगे प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और ये तुम्हें तरीका मैंने पूरा एक्सपेरिमेंटल समझाया है, इसमें कोई भी हाइपोथेटिकल चीज ही नहीं है। पूरे एनसीईआरटी के इस पैरा को मैंने फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, कहीं आपको डाउट आना ही नहीं चाहिए। जब सोचो आज आप रिवीजन करोगे एनसीईआरटी की जगह इसको पढ़ लोगे, हो गया काम खत्म। मैं सच कह रहा हूं, इस तरीके से करोगे तो आपके बड़े से बड़े चैप्टर बहुत कम टाइम के अंदर रिवाइज हो जाएंगे, यानी रिवीजन का फोबिया निकल जाएगा, एक एक चैप्टर पर इतनी कमांड हो जाएगी तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो टोटल 5 स्टेप हैं जो मुट्ठी बन करके टेस्ट पर क्या करेंगे, प्रहार, और टेस्ट को फोड़ देंगे, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो मैं सच कह रहा हूं बेटा, अभी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी 3 फेज हैं आपके इस पूरे पीरियड के अंदर। पहली फेज मैंने बताया अक्टूबर तक है, जिसको आपको बहुत संभल के निकालना है, धीरे धीरे आपके टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करोगे तो एकदम समझ रहे हो पछताओगे, मैं सच कह रहा हूं। अगर जरा से भी समझदार हो तो इस चीज को समझोगे। हर एनसीईआरटी का चैप्टर मेरे पढ़ाने या टीचर के पढ़ाने, कहीं भी पढ़ रहे हो आप, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, मैं अभी यहां बात कर रहा हूं मंथन के बच्चों के संग, अपने बच्चों के संग जो इस समय ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर वो मेरे संग इस चीज को फॉलो कर लेंगे तो कोई
पैदा नहीं हुआ, मैं कहूंगा कि तुम्हारी सिलेक्शन को रोक दे। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं ये वाली बात। तुम अपना अगर ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो हजारों क्वेश्चन आप घंटों में रिवाइज कर लोगे, हजारों क्वेश्चन घंटों में रिवाइज कर लोगे। एक बात क्लियर है या नहीं? यस या नो? अब बात आती है, बच्चा लिख रहा है एनसीईआरटी सीरीज, यस। ठीक है, नेक्स्ट वीक से हम और तरुण सर मिलकर के बायो की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज के अंदर अगर कोई बच्चा जिसको लगता है कि ना सर मैं एनसीईआरटी खुद नहीं पढ़ पा रहा, ये तो करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रिवाइज पढ़ा करके और उसकी हर लाइन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को उठा करके हर लाइन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आपकी एनसीईआरटी पर और बेहतर कमांड हो जाए। मतलब ये हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट है, पर आपको इन 6 स्टेप को फॉलो करना है। मैं फिर से कंक्लूड कर दे रहा हूं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आपको एनसीईआरटी मेरे 7 डे वाइज डेज रीड करनी है। लगेगा सर रीडिंग से क्या होता है, मानो तो सही होता है, बस तुम फॉलो करो। डे वाइज डेज रिवीजन करनी है, चैप्टर एंड होते ही तुम एनसीईआरटी 5 बार कर लोगे। नंबर 2 स्टेप, हर एनसीईआरटी के हर पेज में कुछ ऐसा डेटा होता है जो आप भूलते हो, जो आप निग्लेक्ट कर देते हो। हर बच्चे के हिसाब से वो डेटा अलग होगा, वो टाइम भी हो सकता है, वो साइंटिस्ट नेम भी हो सकता है, टिपिकल नेम भी हो सकते हैं, इंपोर्टेंट लाइंस भी हो सकती हैं। उन डेटा को आप यहां पर एक स्टिकी नोट्स के अंदर मेंशन करोगे, हर पेज पे लगाओगे, हर पेज का डेटा। क्विक रिवीजन, 5 मिनट के अंदर एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना ही नहीं है, बस देखना है, पलट दिया, खत्म। ठीक है, अगला तीसरा स्टेप मैंने बताया। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करोगे। अब तुम ही देख लो, मेरे इस पूरे फ्लो डायग्राम के अंदर एनसीईआरटी की एक लाइन छूटी हो तो मुझे बता दो, एक कंसेप्ट छूटा हो तो मुझे बता दो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इसे सॉल्व कर पाओगे। जो ऑलरेडी मैं हेल्प कर रहा हूं, जहां आप नहीं कर पा रहे अदर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, टीचर के साथ आप खुद मेहनत करके इस चीज को, स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं इंटरनेशनल, उन वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है यार, इट इज अ सुपर टेक्निक फॉर रिवीजन। ठीक है, अगला मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो रहे हैं छोड़ दो, जो अटका रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं हुए, रॉन्ग हो गए, सिली मिस्टेक हो गई, पकड़ लो, इन्हीं का रिवीजन करना है, इन्हीं का रिवीजन करना है। जब बार बार रिवीजन करोगे, इन 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेंगे जो लास्ट टाइम आपको रिवाइज करने हैं। 25,000 में से शायद 500 क्वेश्चन होंगे जो आपको लास्ट टाइम पर रिवीजन करने हैं। 500 क्वेश्चन रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। अगर तुम कहो कि मैं उन 2 घंटे के अंदर 25,000 के 500 क्वेश्चन रिवाइज कर लेता हूं, तो आप मल्टीपल टाइम उस किताब को रिवाइज कर चुके होगे। ये एक सुपर टेक्निक है, मैं बता दे रहा हूं, बहुत सुपर टेक्निक है। और लास्ट में आपकी एनालिसिस करनी है आपको किसके थ्रू? टेस्ट के थ्रू। यानी टेस्ट से पहले आपको एक बार रिवीजन मारना है। अब रिवीजन सिंपल हो गया क्योंकि आपने साथ साथ मेहनत की थी। सिंपल क्यों हो गया? कितने भी चैप्टर हो, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, पूरी जूलॉजी, आपको एनसीईआरटी लाइन क्लियर है, एनसीईआरटी अनमेमोरेबल डेटा आपने मेंशन कर रखा है, क्विक रिवीजन, फ्लो डायग्राम बस देखने हैं, क्विक रिवीजन, अनअटेम्प्ट या रॉन्ग क्वेश्चन भाई 100 में से 10 ही तो देखने हैं, पलट लो, देख लो। ठीक है, गलती क्यों हुई थी उसका डेटा आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो, और फॉर्म्यूला, बस आप बताओ कैसे छूटेगा आपसे? आप समझ रहे हो? किसी भी तरीके से छूट नहीं सकता। ये स्ट्रेटजी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अप्लाई करोगे, आप समझ रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अप्लाई करोगे, कुछ हद तक ऑर्गेनिक पर भी अप्लाई करोगे। इस बार फिजिकल केमिस्ट्री आपने देखा होगा, एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, वहां पर भी अप्लाई करोगे। फिजिक्स में फॉर्म्यूला, एक छोटी सी नोटबुक बनाओगे, फॉर्मूला बुक बोलते हैं, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन वहां पर आपको मेंशन करनी है। जब रिवीजन करोगे बस फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन, छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम कर चुके हो। जब आपने प्रैक्टिस की थी तो आपको कुछ दिक्कतें आई थी, उन दिक्कत को उस नोटबुक में आप मेंशन कर चुके हो, यार ये टॉपिक था, ये सब टॉपिक था, उसमें ये प्रॉब्लम थी, अगली बार मुझे ध्यान रखना है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ बचने वाला है। तो मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब बस मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए कि तुम ये करोगे या नहीं करोगे। कमेंट में प्रॉमिस चाहिए कि सारे के सारे इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तुम फॉलो कर गए
मैं कह रहा हूं सच में कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब तुम्हें अपने सब्जेक्ट की उस लेवल की मास्टरी हो जाएगी, तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो टेंशन मत करो बेटा, समय समय पर ठीक है मेंटोरशिप के फॉर्म में हम आते रहेंगे और वो सारे टॉपिक लेकर के आएंगे जो वास्तव में समय के हिसाब से आपको जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। इसके अलावा जूम मीटिंग के थ्रू भी हम आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो, आपके संग हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हर स्टेप पर मैं आपके कमेंट भी देखता हूं। ठीक है, ऑलरेडी मतलब बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि और क्या बेटर कर दें बैच में, और क्या बेहतरीन कर दें। ठीक है, कि बच्चों को हर चीज एकदम मतलब टिपिकल से टिपिकल कंसेप्ट और हलवा हो जाए। ठीक है, तो मंथन के 1.0 और 2.0 दोनों बच्चों से ठीक है मैं बोल रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट भी है। ठीक है बेटा, स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, मैं सच कह रहा हूं, ये बिल्कुल मतलब एकदम एक्सेप्टेड कह सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली यूज की हुई स्ट्रेटजी है। मतलब जिसको हम ऑलरेडी मतलब बहुत बार मैं बच्चों के ऊपर अप्लाई कर चुका हूं और बच्चों ने सुपर रैंक दी है। सुपर रैंक का मतलब सीधा एम्स फोड़ा है, मतलब ये मैं बात कर रहा हूं सीधे सीधे। अगर आपने फॉलो कर लिया तो हर चीज आपके लिए बहुत ईजी होती जाएगी। ठीक है, रिवीजन स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते गए इसको तो आपके मतलब टाइम रिड्यूस होता जाएगा, हर बार टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और मैं सच कह रहा हूं, एग्जाम से पहले आप जूलॉजी को 50 बार रिवाइज कर रहे होंगे, लोग हंस रहे होंगे आपने 50 बार रिवीजन, बॉटनी 50 बार रिवीजन, फिजिक्स ठीक है 10 बार रिवीजन, केमिस्ट्री 10 बार रिवीजन, ये हालत होगी आपकी। और लोग समझ ही नहीं पाएंगे आप कर कैसे पा रहे हो ऐसा, क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की है। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। समय समय पर हम आते रहेंगे बेटा, आपके साथ हैं। ठीक है, कनेक्ट रहेंगे आप। मतलब अभी तो ये तो कॉमन स्ट्रेटजी है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कुछ जो हम इंटरेक्शन से हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम जूम मीटिंग के थ्रू आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा। मैं पहले बोलते रहा हूं, प्रैक्टिस शीट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं सारे बच्चों को, हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस शीट आपको मिलती जा रही है, वो सारे क्वेश्चन करते जाना। तत्व आपको मिल रहा है उसके क्वेश्चन कर लेना, डीपीपी आपको मिल रही है उसके क्वेश्चन कर लेना, जिन क्वेश्चनों में दिक्कत आए मेंशन कर लेना, जैसे मैंने बताया। ठीक है, सच कह रहा हूं मजा आ जाएगा बस। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में। बता दूं अगला सेशन मेरा खतरनाक आने वाला है, क्योंकि टेस्ट तो दे लिया आपने, अब टेस्ट के बाद की कहानी। बस सर टेस्ट तक तो ठीक है, पर टेस्ट के बाद सर फिर भी कुछ गलतियां हो गई, अब कैसे इंप्रूव करें। अब मैं बताऊंगा आपको एक्चुअल में टेस्ट की एनालिसिस करनी कैसे है, पूरा जेन्युइन डेटा के साथ, समझना मेरी बात। तो मेरा अगला सेशन आएगा, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस, और उसकी प्रॉपर आपको एक नोटबुक बनानी है, और प्रॉपर तरीके से मैं एक एक टेस्ट की डेट वाइज डेट आपकी प्रॉपर एनालिसिस कराऊंगा, और जो आपके हर टेस्ट को इंप्रूव कराएगी। और मैं 100% कह रहा हूं आपका ये टेस्ट अगले टेस्ट से बेहतर, समझना मेरी बात, पिछले टेस्ट से और बेहतर, फिर अगला टेस्ट पिछले टेस्ट से और बेहतर, धीरे धीरे आप स्टेप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वो अगला मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, पहले ही अनाउंस करके जा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल बैच में। ठीक है, ओके बेटा, बाय।